शायक घोष और स्वागत है आपका लेट्स डिस्कस के पहले हिंदी सेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है मेक इन इंडिया। जब भी मैं बोलता हूँ मेक इन इंडिया, मुझे वो अलीसा चिनॉय का गाना याद आता है मेड इन इंडिया। तब उन्होंने नारा दिया था मेड इन इंडिया, और दिसंबर 2014 में विज्ञान भवन से मोदी जी ने नारा दिया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है, इसका क्या ही सीन है और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है इसका, और नुकसान है भी तो क्या फ़ायदा कितना होने वाला है हमको, इसे सब कुछ को लेके एक डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है इससे, क्या हो रहा है इससे। तो हमारा डिस्कशन सेशन हम शुरू करते हैं। अब मेक इन इंडिया बनाने के पीछे, ये कैंपेन के पीछे प्राइमरी मकसद सरकार का ये है कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। मतलब सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग खुद प्रोडक्शन करें, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम है। मतलब हमें बाहर से खरीदना कम पड़े, हम खुद यहाँ बैठ के ज़्यादा प्रोडक्शन करें, अपने लोगों की ज़्यादा सप्लाई करें मटेरियल्स अपने लोगों को, और बाहर के दूसरों को एक्सपोर्ट करें। ये प्राइमरी मकसद है। अब ये मकसद बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हम लोग कुछ नया कर रहे हैं। एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाने के पीछे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यह मकसद था कि इंडिया में ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हो। ये नहीं था मकसद कि ज़्यादा मैनेजर्स हो। मैनेजर्स बनाने के लिए तो बहुत सारी कॉलेजेस हैं, हम लोग ऐसे भी मैनेजर्स बन सकते हैं। आज अगर बीटेक भी करते हो तो बाद में मैनेजर बन ही जाओगे। पर IIM बनने का मकसद ये था कि एंटरप्रेन्योर्स हो, मतलब जो बिजनेस कर सके, जो बिजनेस डेवलप कर सके देश में। तो ये मतलब आज का बात नहीं है, बहुत पहले टाइम से चलते आ रहा है। जो भी हो, तो अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि हमें देश में ही ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है। तो कैसे करेंगे ये प्रोडक्शन ज़्यादा देश में, कैसे सर्विस आएगी ज़्यादा देश में? देखो, 2-3 क्लियर रास्ते हैं। पहला क्या है? पहला ये है कि अपने डोमेस्टिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करो। उसी के लिए शायद हम लोग ने सुना भी है और ये इम्प्लीमेंट हो भी रहा है बहुत तेजी से, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, राइट। सेकंड क्या था सरकार का कि FDI लाना है, मतलब बाहर से निवेश और ज़्यादा आए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है और आ भी रही है, कुछ हद तक सक्सेसफुल है भी ये कैंपेन, हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड क्या है कि रूरल इंटीग्रेशन। मतलब देखो, अगर हम लोग शहरी विकास पे बस देखते रहे ना कि शहर विकास कर रहा है, अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, इतना फैक्ट्रीज बन गई, ये फ्यूचर नहीं है। क्योंकि हमें ये दिमाग में रखना होगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी विलेज में है, अभी भी हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन विलेज में है। तो उनकी डेवलपमेंट, लास्ट मैन रीच, मतलब जो जहाँ दूर तक है वहाँ तक रीच करो। पहला नारा क्या था इस सरकार का? सबका साथ सबका विकास। और यही मेक इन इंडिया का बेसिक मोटो भी होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। नहीं तो टोटल ग्रोथ अगर नहीं होगा तो कभी भी कंट्री नहीं बढ़ सकता। तो अब समझते हैं कि किस तरह ये तीन जो चीज़ें हैं, FDI पॉलिसीज, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और अपना ये जो रूरल, क्या कहते हैं, रूरल को इंटीग्रेशन है, रूरल पॉपुलेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं इकोनॉमिकली, ये तीन कैसे हो रहे हैं। अब देखो, ये मेक इन इंडिया हम बोल तो रहे हैं कि मेक इन इंडिया कर लेंगे, हम मेक इन इंडिया करना चाहिए, क्योंकि मेक इन इंडिया करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, मेक इन इंडिया करेंगे तो हम खुद ही प्रोडक्शन करेंगे और अपनी जनता को सप्लाई करेंगे। हम लोग को बाहर से चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सेल्फ रिलायंट बनेंगे। सब कुछ अच्छा तो होने वाला है, बोल तो रहे हैं, पर कैसे? गवर्नमेंट कर क्या रही है इसके लिए? ठीक है, तो गवर्नमेंट जो कर रही है उसके 2-3 स्टेप्स ऐसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ई-बीज पोर्टल बनाया, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन 24/7 कनेक्टेड रहेंगे गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन्होंने भी इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। कुछ गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। क्यों? देखो, एक मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइज जो होते हैं उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल एसेट्स होते हैं, कम लोग होते हैं, पर ड्यूटीज तो उनको भी एक ही रहती है ना कि टैक्स उनको भी फाइल करना है, कॉर्पोरेट टैक्स फाइल करो, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये क्लियरेंस लो, वो क्लियरेंस लो। तो इसके लिए एक ई-बीज पोर्टल, क्योंकि 10 से 5 के अंदर सब कुछ काम नहीं कर सकता वो बंदा, उसका बिजनेस छोटा है, उसको खुद ही करना होता है। तो इसीलिए क्या हो गया है कि एक ई-बीज पोर्टल बनाओ ना, जहाँ पे वो लोग 24/7 ट्रांजैक्ट कर सके, वहीं से फॉर्म ले, वहीं पे फॉर्म भरे, वहीं पे क्लियरेंस के लिए आवेदन करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये फर्स्ट स्टेप है एक ई-बीज पोर्टल बनाने का। सेकंड क्या हो गया कि देखो, एक चीज़ होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है हर साल। इससे पता चलता है कि कुछ क्राइटेरियाज हैं कि उसके ऊपर खड़े बैठने के बाद कि कितना हम लोग का देश में बिजनेस करना ईजी है।
तो इस रैंकिंग को भी सुधारा है इंडिया ने इस साल। पहले 134 थी, अब 130 पे आ गई है, 130 पे आ गई है ये रैंकिंग। मतलब कुछ पैरामीटर्स पे अब हम लोग कंट्री ने डेवलप किया है, तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रही है, कुछ कर रही है। थर्ड ऑफ ऑल ये है कि 25 कैटेगरीज हैं बिजनेस के, जिसको इस मेक इन इंडिया के एम्बिट में लिया गया है। मतलब क्या, क्लीन एनर्जी, जैसे कि एक सेक्टर हो गया फार्मास्यूटिकल्स, देन डिफेंस एंड ऑल दिस सेक्टर्स। देयर आर 25 सेक्टर्स, ऐसे 25 सेक्टर हैं जिनको मिला के मेक इन इंडिया के अंडर में पहले लाया गया है कि इन 25 सेक्टर्स में हमको क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन बनाना है और FDI भी बढ़ानी है, ठीक है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया गया था। ये कैंपेन स्टार्ट हुआ 2015 में, ओके। 15 अगस्त को मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको अपने ऑफिशियल स्पीच में रखा था, जो रेड फोर्ट से उन्होंने दिया था। तो इसके बाद स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट हुआ। इसका मकसद ये था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े थ्रू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, मतलब नए बिजनेसमैन आए। क्योंकि करंट गवर्नमेंट का ये कहना है, वो कह रही है ये कि हम लोग चाहते हैं कि यूथ जॉब सीकर्स ना हो, यूथ जॉब क्रिएटर्स हो। अब फिर से वही एक ही बात है कि कह तो दिया है गवर्नमेंट ने, पर करेंगे कैसे? कहना और करना में थोड़ा डिफरेंस तो है ही, अंतर तो है ही भाई। तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं हम इस बारे में कुछ कर रहे हैं, तो क्या कुछ कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुद्रा बनाई, मुद्रा बैंक। अभी अंडर PMMY स्कीम, मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये चीज़ क्या है भाई? तो ये ऐसा है कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं ना, उनको लोन्स में बहुत तंगी रहती है। मतलब कि आप एक शेड्यूल्ड बैंक में, कोई भी अच्छे से बैंक में चले जाओ और आप बोलो कि मुझको ये बिजनेस करना है, मेरे को अभी अगरबत्ती बनानी है, मेरे को अभी साइकिल बनानी है, ऐसे छोटे मोटे बिजनेसेस करने हैं, तो इसके लिए आपको लोन मिलने में बहुत टंटा होता है। मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है, आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन मिलेगा तो आपको अच्छा कोलैटरल रखना होगा कि आपको इतना रखना है, आपको गारंटर चाहिए, ये वो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि एक अलग से फंड बनाई जाए। अब इस फंड को आउट एंड आउट थ्रू रूरल बैंक्स, थ्रू शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए जिनकी डिमांड कम है। मतलब जिन लोगों को अब 50,000 से 10 लाख के अंदर अंदर रुपए चाहिए, और गवर्नमेंट उसकी क्रेडिट गारंटी लेगी। मतलब अगर आप लोन टाइम पे रीपे करने में फेल हो रहे हो तो अप टू 75 to 80%, 75% से 80% उस लोन का गारंटी गवर्नमेंट ले रही है। मतलब वो गवर्नमेंट पे करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको कोलैटरल, मतलब आपका ऐसा नहीं है कि अगर आपका बिजनेस मंदी चला तो आपके घर से गाड़ी, आपके मशीन्स सब कुछ उठा के लेके चले जाएगी बैंक। वो सेफ्टी गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है मुद्रा के अंडर में। 3 स्कीम्स बनाए गए हैं, मुद्रा किशोर, मुद्रा तरुण और मुद्रा शिशु। शिशु मतलब अप टू 50,000 लोन जिनको चाहिए, मुद्रा किशोर मतलब 50 के ऊपर और 5 लाख के नीचे, और तरुण मतलब 5 लाख से ऊपर और 10 लाख के नीचे। तो ये लोन्स गवर्नमेंट स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को दे रही है, जो जिनकी लागत, जिनकी पूंजी की जरूरत कम है, पर और वो लोग छोटे स्केल पे अच्छा बिजनेस कर सकती है। माइंड यू, हम लोग को लगता है कि बड़े बड़े जो कंपनीज है वही मतलब मैक्सिमम हम लोग को आउटपुट देते हैं, हम लोग की GDP में वही लोग मैक्सिमम ट्रस्ट देते हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली स्मॉल और मीडियम के जो एंटरप्राइज है ना, 25 to 35% ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है आपके बड़े बड़े कंपनीज के तुलना में। TCS CTS तो शायद से 12.5% ही आपका एम्प्लॉय नियोग करती है पूरी इंडिया में। वैसे तो मैक्सिमम एम्प्लॉयज जो काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, वो लोग स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू में है। सेकंड क्या है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया ऐप प्लेटफॉर्म, iMade बोल के, I फॉर इंडिया, MADE, iMade। तो ये iMade क्या है? अब ये iMade के थ्रू गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग के जो कॉलेज के जो नौजवान, हम लोग की जो यूथ है वो पास आउट हो रहे हैं, उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म दी जाए। इसका नाम है iMade। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप कॉलेज से पास आउट होते हैं ना, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज रहते हैं कि मुझको ये करना है, मुझको ये करना है, अगर नई टेक्नोलॉजी ये आई हुई है तो मैं इसके ऊपर ये काम करना चाहता हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप लोग के जो कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो एक एकेडमिकली बेस्ड होती है, उसमें आपको जो रियल इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है बहुत टाइम पे मिलता नहीं है, आपको पूंजी नहीं मिलती है, आपको नहीं पता होता है कि आजकल मार्केट में पब्लिक डिमांड क्या है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही। तो इसी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट iMade प्लेटफॉर्म को देती है, जहाँ पे वो आपको कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की हेल्प करती है कि इसके थ्रू आप एक मोबाइल ऐप बनाओ और ये ऐप
बाकी लोगों को पहुंचे। आपका बिजनेस में ये एक हेल्प है कि आपके ऐप जो गवर्नमेंट फंड कर रही है, गवर्नमेंट आपको आइडिया दे रही है कि किस तरह ऐप को बनाया जाता है, किस तरह लॉन्च किया जाता है, सर्वर एक्सेट्रा टेक्निकल जितनी भी हेल्प है वो गवर्नमेंट आपको दे रही है। आपको वो ऐप बनाने का एक प्लेटफॉर्म दे रही है जिसके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हो सके, ये एक हेल्प है। ये भी स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया कैंपेन के अंदर ही है। अब क्या है कि स्टार्टअप इंडिया में बस ये मुद्रा प्रोजेक्ट नहीं है, और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि टैक्स एग्जम्पशन। पहले 3 साल तक आप जो भी प्रॉफिट करेंगे उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि आप स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया कैंपेन के अंदर हैं। आपको पहले 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना है। आपने एक नई खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, अब आपको उसका पेटेंट कराना है, तो जो भी फीस पहले था उसके ऊपर 80% फीस रिडक्शन है। थर्ड, सेतु सेंटर्स मतलब इनक्यूबेशन हब्स क्रिएट किए गए हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और कुछ स्टेट्स लाइक केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तो इस बारे में बहुत ही फास्ट मतलब मूव कर रहे हैं। वो बहुत बड़े बड़े टेक हब्स बना रहे हैं जहाँ पे आप लोग हम लोग कोई भी जिसको स्टार्टअप बनानी है वो वहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे ऑफिस ले सकता है सब्सिडाइज रेट में, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अच्छा ट्रांसपोर्ट मिलेगा। तो ये सब कुछ एक इंक्यूबेशन सेंटर की तरह है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव है कि वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करे, कि यूथ जॉब ना मांगे, इसकी जगह यूथ जॉब क्रिएट करे। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया के अंदर। इसके बाद एक सिंगल विंडो सिस्टम भी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था स्टार्टअप के लिए भी ये है, एक सिंगल विंडो सिस्टम है कि आपको वहीं से सब क्लियरेंस मिल जाएंगे। मतलब आज आपको एक कंपनी बनानी है, आप अगर भागते फिरोगे यहाँ पे लाइसेंस लो, वहाँ पे लाइसेंस लो, इस कमिटी में जाओ, उस कमिटी में जाओ, इस म्यूनिसिपैलिटी में जाओ, यहाँ से वहाँ से, प्रॉब्लम है। साफ बात है, एक सिंगल विंडो है गवर्नमेंट की, आप वहाँ पे जाओ, आपको जितने भी क्लियरेंसेस हैं सबकी फॉर्म वहीं से मिलेंगी, आपको जमा भी वहीं पे देना होगा, राइट। सेकंड बात क्या है कि पहले क्या होता था कि आपको कमिटीज़ में जानी होती थी कोई भी लाइसेंस क्लियर कराने के लिए। मतलब कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, आपको ट्रेड क्लियरेंस चाहिए, आपको अगर आप एक फूड प्रोसेसिंग चीज़ बना रहे हैं तो आपको FSSAI के क्लियरेंस चाहिए, तो आपको हर एक कमेटी में जाना होता था, जाके आपको क्लियरेंसेस लानी होती थी। अब ये बात नहीं है, आप किसी भी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए, उसका एक जॉइंट डायरेक्टर बैठा हुआ है, उस बाबू के पास जाओ, मतलब चैनल के थ्रू जाओ, उस बाबू के पास फॉर्म सबमिट करो, बाबू चेक करेगा, आपको दे देगा। एज सिंपल एज दैट। आपको किसी कमिटी या किसी लाइसेंसिंग कमिटी के सामने नहीं हाजिर होना है। तो ये सब कुछ फैसिलिटीज है जो स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत मायने रखती हैं और इन जनरल सारी बिजनेस को मिल रही हैं। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेक इन इंडिया को लेके वो है FDI, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके गवर्नमेंट ऑलवेज, मतलब हम लोग के पूरे देश में, गवर्नमेंट क्या पूरे देश में ही हर वक्त कुछ ना कुछ गोलमाल चलता रहता है। अब एनडीए पावर पे आई है, पर ये जब एनडीए पावर पे नहीं थी तब बीजेपी खुद बोलती थी कि FDI बिल में ये सुधार करने चाहिए, FDI बिल में वो सुधार करने चाहिए, FDI अगर सुधारा नहीं गया तो ये हो जाएगा। लेफ्ट ऑलवेज FDI के अगेंस्ट में है, कांग्रेस ऑलवेज FDI के फॉर में है। तो क्या है ये FDI, क्यों इसको लेके इतना टंटा मचा हुआ है, क्या सीन क्या है इसका? देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बात है ये? फॉरेन से जब इन्वेस्टमेंट, मतलब हम लोग यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब पूरे पैसे हमारे पास ही हैं। बहुत सारे अमीर देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, यूरोपियन नेशंस जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोग अमीर देश हैं, मतलब इनके पास पैसा ज़्यादा है। हम लोग चाहेंगे कि ये लोग आए और हम लोग के पास पैसे नहीं तो ये लोग पैसे दें, ये चाहेंगे। अब ये दो वे से होती है, एक होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके, वो होती है कि उनकी कंपनी ने आके हम लोग के यहाँ पे शेयर खरीद लिया और शेयर खरीदने के अगेंस्ट में कुछ पैसा दिया कंपनी को और उस पैसे से कंपनी ने डेवलपमेंट की। तो ये सिंपल सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे कुछ ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बस आप उस कंपनी के शेयर नहीं खरीद रहे हो, आप खुद फॉरेन से यहाँ पे आ रहे हो और आके कुछ कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? कर ये रहे हो कि आप यहाँ पे फैक्ट्रीज डाल रहे हो। जो टेक्नोलॉजीज आज तक बाहर में थी, वेस्टर्न कंट्रीज में थी या फिर कुछ डेवलप्ड ईस्टर्न कंट्रीज में लाइक जापान में थी, वो टेक्नोलॉजीज आप यहाँ पे ला रहे हो, आप यहाँ के लोगों को सिखा रहे हो। आप फैक्ट्रीज डाल रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप लोग को लोग चाहिए, लेबर चाहिए, तो आप यहाँ पे लेबर रिक्रूट कर रहे हो।
प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हो, करने के बाद यहाँ पे बेच रहे हो। तो अगर देखा जाए तो एफडीआई एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि एफडीआई से हमें सिर्फ पैसे नहीं मिलते हैं, एफडीआई से हमको टेक्नोलॉजी मिलती है। एफडीआई से हमें और क्या मिलता है, एक बेटर ग्लोबलाइज्ड मार्केट मिलती है कि अगर आप इंडिया में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कोई छोटी इंडियन कंपनी नहीं है। हुंडई बोलो, सीटीएस बोलो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इंडिया में बैठ के, आईबीएम, ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंडिया में बैठ के प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इंडिया का एक रेपुटेशन बनता है ग्लोबली, और इंडिया से जब अगर कोई चीज़ बन के एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो भी एक अच्छा हेफ्टी इनकम है। तो एफडीआई चीज़ अच्छी है। हाँ, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहना चाहिए, नहीं तो पूरे फॉरेन मतलब कंट्रीज जो बड़े बड़े कंपनीज है वही बस मार्केट चलाएंगे, और हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री में, वो लोग दबते जाएंगे। तो गवर्नमेंट की कंट्रोल डेफिनेटली जरूरत है पॉलिसी के ऊपर, बट एफडीआई ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है, और गवर्नमेंट चाहती भी है मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर कि और एफडीआई आए। लगभग सारे सेक्टर्स में एफडीआई 100% है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आए, कितना भी आए, इन्वेस्ट कर सकता है, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस में 49%, सिविल एविएशन में 49%, प्रिंट मीडिया में 21 या 29%, समथिंग लाइक दैट, एक रेस्ट्रिक्शन है। वो भी कुछ नेशनल पॉलिसीज के लिए है, क्योंकि हम लोग डिफेंस को ओपन अप नहीं कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा डिफेंस ओपन अप हो जाए, जो भी टेक्नोलॉजी है वो बाहर से आए, क्योंकि बाहर से अगर टेक्नोलॉजी आता है तो सबको पता ही होगा कि हम लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। दैट इज डिफरेंट इशू, पर लगभग सारे सेक्टर्स में एफडीआई 100% है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये और बढ़े, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है उसमें इंडिया का करंट रैंक 130 है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोस्ट इनोवेटिव नेशंस में इंडिया का रैंक 66 है। ज्वेल एक्सपोर्ट्स में 12% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे चीजें इसलिए कर रहे हैं गवर्नमेंट दिखाना चाहती है कि देखो, बाहर से आओ, बस यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, पैसे मत लगाओ, यहाँ पे फैक्ट्री डालो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी डालो, क्योंकि हमारे बंदों में दम है और हम लोग करके दिखा सकते हैं प्रोडक्शन बेहतर। किन से बेहतर? चाइना से भी बेहतर। किन से बेहतर? अमेरिका से भी बेहतर। सो ये एफडीआई का मूल पॉलिसी है। तो ठीक है, मेक इन इंडिया के अंडर में हमने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया देखा। मेक इन इंडिया के अंदर में हमने एफडीआई को बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दी है, सब कुछ अच्छी बात है। पर इन सब के बावजूद एक सेक्टर ऐसा है, एक सेक्टर नहीं मैं कहूँगा, बोलूँगा कि एक फील्ड, पूरा एक जगह ऐसा है, एक कंट्री का पार्ट ऐसा है जिसके ऊपर शायद से हमें और थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है अपना रूरल इंडिया। मुझे नाबार्ड पे बहुत बिलीव है, क्योंकि नाबार्ड ने बहुत अच्छे काम किए हैं रूरल स्कीम्स के लिए, रूरल पीपल्स के लिए, पर फिर भी अभी भी रूरल इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है। अब ये कैसे मुझको पता चला कि रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें तो रूरल इकोनॉमी में अगर हम देखें तो 45% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। पूरे रूरल सेक्टर में अगर रूरल पॉपुलेशन को हम देखें तो उस पॉपुलेशन के 45 to 50% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। बट टोटल एग्रीकल्चर की आउटपुट कितनी है देश में? 17%। तो देश के 45% लोग मिलकर अगर कुछ काम कर रहे हैं और उसके आउटपुट 17% है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अब क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि हम लोगों ने रूरल्स को उतने इम्पोर्टेंटली देखा नहीं है कि किस तरह मोर प्रोडक्शन बनाया जाए। कि हालांकि हमने व्हाइट रेवोल्यूशन की है, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया है, हमने येलो रेवोल्यूशन किया है, हमने सिल्वर रेवोल्यूशन किया है, फिर भी हमारी रूरल प्रोडक्शन की कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी हमें होनी चाहिए थी। ये एक प्रॉब्लम है। तो हमको अगर मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करना है तो हमको रूरल इकोनॉमी में घुसना ही होगा, जो गवर्नमेंट घुस रही है धीरे धीरे दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से, पर फिर भी बहुत करने को है। क्योंकि महाराष्ट्र में लास्ट साल 3000 से ऊपर फार्मर्स ने सुसाइड किए हैं। तेलंगाना में देखें तो, आंध्र प्रदेश में देखें तो थोड़े कम, पर स्थिति उतनी ही खराब है। 3000 से अगर ऊपर फार्मर सुसाइड कर रहा है और उसमें से अगर 29% केसेस इसलिए सुसाइड कर रहा है क्योंकि उसको पैसे नहीं है, और 12% केसेस इसलिए सुसाइड कर रहा है क्योंकि उसके फसल नहीं सही उगी है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सीरियस गड़बड़ है जिसको हमें देखना है। तो मेक इन इंडिया जितना अच्छा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, अर्बन सेक्टर के लिए, अभी तक उसका पेनिट्रेशन उतना रूरल सेक्टर में नहीं हुआ है। और अगर हुआ भी है तो उसका इफेक्ट अभी तक पड़ा नहीं है। मैंने ये क्यों कहा कि हुआ भी है? क्योंकि सरकार वही स्वरोजगार योजनाएं,
सड़क योजनाएं, मनरेगा इसके ऊपर लगी हुई हैं। पर अगर लास्ट 10 साल से सरकार मनरेगा के ऊपर लगी हुई है तो इसका मतलब है कि अभी भी लोगों के 100 दिन के काम के लाले हैं, अभी भी प्रोडक्शन उतनी नहीं है। नाबार्ड जितनी भी कोशिश कर रही है फिर भी वो उतना पैसा नहीं डाल पा रही है रूरल इकोनॉमी के अंदर। पर फिर भी हमको आशा है कि मुद्रा इकोनॉमी बनी है, मुद्रा के थ्रू में और पैसे मिलेंगे रूरल सेक्टर में भी, और जो पर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी देखना है क्योंकि मुद्रा आउट एंड आउट, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुद्रा आउट एंड आउट नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है। तो ये देखने की बात है कि किस तरह गवर्नमेंट कोप अप करती है रूरल इंडिया के साथ। तो आखिर में मैं क्या बोलना चाहूँगा कि ठीक है, मेक इन इंडिया चल रही है, बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स हैं इसके। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया की रैंक 66 है मोस्ट इनोवेटिव कंट्री में, 4 पॉइंट्स वी हैव इंक्रीज्ड इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी आर नॉट नाउ एट 130। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 2015 में मोर देन 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का उसको एफडीआई ऑलरेडी मिल चुका है इस लास्ट क्वार्टर सेक्टर में। तो ठीक है, हम देखते हैं कि क्या होता है, और वी कैन जस्ट वेट, वी हैव टू वेट फॉर अ लिटिल बिट लॉन्गर कि जो बीज हमने बोए हैं लास्ट 1.5 साल में उसके फसल उगने में भी तो टाइम लगेंगे कुछ, और 1 साल तो लग ही जाएगा पहला प्रोडक्शन इशू होने में। तब तक देखते हैं कि क्या होता है मेक इन इंडिया में और कितना गवर्नमेंट इंक्रीज कर पाती है। और लास्ट एक चीज़ जो मुझको लगता है कि हम लोग को देखना चाहिए वो है कि रिसर्च इन इंडिया, नॉट ओनली मेक इन इंडिया बट रिसर्च इन इंडिया, रिसर्च फॉर इंडिया, राइट। हम लोग को बस ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए जो फॉरेन में हम सेल कर सके। अगर डोमेस्टिक मार्केट को समझना है तो इसके लिए रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनीज को छोड़ दें तो हमारे पास उतने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं है। कुछ एक कॉलेजेस, कुछ एक यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, NITs, इनको अगर छोड़ दे तो कितना ही रिसर्च का स्कोप है हमारे इंडिया में, वो एक बहुत प्रॉब्लम है। सो मोर रिसर्च के ऊपर प्रेशर देना चाहिए, नॉट ओनली प्रेशर, व्हाट आई मीन टू से इज मोर एंथुसियाज्म दिखाना चाहिए रिसर्च के लिए। एंड साइंटिस्ट्स जो हैं उनको आई थिंक दे शुड गेट अ बेटर एनवायरनमेंट टू कंडक्ट दिस रिसर्च व्हिच वी डोंट हैव इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली। सो इसके ऊपर हम लोग और एक डिस्कशन करेंगे, हाउ टू मेक अ बेटर रिसर्च एनवायरनमेंट इन इंडिया। That is for next time. So what I feel is that Make in India is a good campaign, but a long way to go. So this was our first attempt to make a video in Hindi. Not only make a video, but to engage in a discussion with you all people. So hope you enjoyed it. If you enjoyed it, like our video. और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो कि ये चीज़ अगर कुछ और डिस्कशन हो तो अच्छा है, कुछ और सजेशंस हो नए टॉपिक्स के बारे में, तो वो सब हम लोग को कमेंट में लिखें। और अगर हम लोग के साथ जुड़ना चाहें तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वी विल बैक विद मोर वीडियो शॉर्टली। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।